सीटेट सितंबर 2026 के लिए सीटेट सितंबर 2026 के लिए ये जो आपको चक्रव्यूह क्लास जो चल रहा है, इस चक्रव्यूह क्लास का ये सेकंड क्लास है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं। और इस बार सीटेट में आपको 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाएगी और 30 में हम दिलाएंगे आपको पूरे के पूरे 30 नंबर। एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड रह चुका है कि कई बार कई शिक्षक अभ्यर्थी का 28 और 29 आ चुका है। तो आपका 30 में 30 क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बने रहिए हमारे साथ डेली प्रैक्टिस में। जो 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू चल रहा है सीडीपी का, 300 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है और ये पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। तो प्लेलिस्ट जो है, इसलिए इसका नाम दिया गया चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह से आपको तभी हम ही निकालेंगे और तभी आप निकल पाइएगा जब इस चक्रव्यूह बैच को आप डेली देख पाइएगा। तो ये सेकंड क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले और पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इस क्लास को करने के बाद ठीक उसी तरह से फायदा होगा जैसे कि फरवरी 2026 में सीटेट में 500 क्वेश्चन का जो सीडीपी का जो प्रैक्टिस चला था, उसको करने के बाद फायदा हुआ था। तो सवाल पढ़ते हैं पहला। और सवाल को पढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। और जितना हो सकेगा इसको उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो लोग अभी तक सीडीपी में कमजोर है। तो सवाल पहला, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल पढ़ेंगे ध्यान से और ध्यान से सुनेंगे और जवाब भी देंगे। और पूरा ट्रिकी ये क्लास है, पूरा ट्रिकी क्लास है। हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन को कैसे क्रॉस करना है, कैसे ऑप्शन को काटना है और क्या क्या ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, या ये लग रहा है ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये अगला वाला करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि फर्स्ट क्लास में यही था। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 3 निकालते हैं। ये सेट नंबर 2 था। हाँ आइए, कोई बात नहीं, हम लोग सेट नंबर 3 निकालते हैं। सेट नंबर 3, चलिए 3 निकालते हैं। आ गया आ गया आ गया, बस थोड़ा सा और। चलिए पहुंच गया सेट नंबर 3 के पास। अब हम लोग सेट नंबर 3 का कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस है हम डेली एक सेट करेंगे ना, तो एक सेट हो गया है तो फिर उसमें टाइम बर्बाद। आ गया सेट नंबर 3, आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल, वो कल ही जो ये क्लास 1 है उसको अगर आप देखिएगा तो वो पूरे क्वेश्चन का सीरीज आपको मिल जाएगा, वो जो 30 क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, इसलिए उसको दोबारा रिपीट करना कहीं से भी सही नहीं है और टाइम का बर्बादी है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो अगर वो एक शिक्षिका के तौर पर अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप क्या कर रही हैं? ऐसा करना मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, या कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें सवालों के उत्तर तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया का व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, या अधिगम की गति को बाधित करेगी, या अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करेगी। देखिए व्याख्या दे रही है एक शिक्षिका और क्या कर रही है? गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा दे रही है। यानी कि एक टीचर जो है, एक टीचर कहीं पास खड़ी हुई है, एक टीचर कहीं पास खड़ी हुई है और अपने इस छोटे से स्टूडेंट से वो कहती है, एकदम समझिएगा बारीकी से, कहती है कि सुनो, जिस आंसर तक तुम पहुंच रहे हो, जिस आंसर तक तुम पहुंच रहे हो उस पर कैसे कैसे पहुंचे, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। बात समझ गए? सवाल को, सवाल को अगर आप समझ लोगे तो आंसर फटाक से लगा लोगे। तो ऐसा करना क्या है? क्या ये बेकार है, अर्थहीन है, या कभी कभार ही ऐसा करना चाहिए, या अधिगम की गति को बाधित करेगी, या अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगी? देखिए सबसे पहले इसको काटिए और सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप को समझिए। हम जो बताएंगे यूट्यूब पर बहुत कम लोग बताएगा, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो देखिए आइए, सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन पॉजिटिव में है, तो जब क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव में। तो यहां तो मीनिंगलेस बात किया गया है, ये नेगेटिव है तो काट दीजिए। यहां कहा गया है कि कभी कभार ही इस्तेमाल करना चाहिए और ही एक नेगेटिव वर्ड है तो इसको भी काट दीजिए। अधिगम की गति को बाधित, बाधित भी नेगेटिव वर्ड है तो इसको भी काट दीजिए। अब आइए, अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। देखो अधिक संज्ञानात्मक कौशल जो है वो क्या है? स्किल्स का डेवलपमेंट। तो अधिक संज्ञानात्मक कौशल है, ये पॉजिटिव वर्ड है और पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव होगा, तो आंसर नंबर डी। आप समझ गए बात? आप समझ गए कि आखिर सीटेट में नंबर क्यों कम क्यों आता है?
कम क्यों आता है? और आप क्या करोगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। अरे हम जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, आप अगर इतना कर लोगे तो सीडीपी में आपको कोई नहीं रुक सकता है 30 से 30 में, 30 में 30 लाने से। मेरा खुद का आया है 28 मार्क्स, 29 मार्क्स। ठीक, तो हम ऐसे ही फेंक नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कभी सीटेट नहीं दिया और यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने कभी सीटेट नहीं दिया, जनरल कंपटीशन की तैयारी करवा रहे थे, जीएस पढ़ा रहे थे, और फिर साथ में सीडीपी भी पढ़ाते हैं। अरे भाई, कोई हाथ पैर नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे होता है? तो समझिए, कोलबर्ग क्या है? कोलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत। कल हम इसको पढ़ाए हैं, कल। अगर आपको नहीं याद है तो फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए, इसलिए इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। थोड़ा सा लिंकअप कर देते हैं कि व्यक्ति तर्क करता है, तो तार्किक चिंतन किसमें आता है, ये बता, समझ में आता होगा तो ये बता दीजिएगा। बाबू, हम इतना आप लोग समझ लो कि हम जो एक बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं उससे सवाल तो हम पूछेंगे, और बीच बीच में 30 सवाल में ऐसा लाएंगे जिसमें हम आपको दो ऑप्शन को काट करके दो में छोड़ देंगे आंसर देने के लिए, और या कभी कभी चारों छोड़ देंगे। क्योंकि भाई हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, तो हम तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना कि कुछ आप भी आंसर दो। इसलिए भाई इतना जान लो कि कुछ कुछ तो हम आपको अधर में छोड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति, उसका जवाब दीजिए सेकंड वाले का, उसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल के उपयोग का एक उदाहरण? देखो, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब क्या कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स कितने तरह का होता है? मोटर स्किल्स होता है दो तरह का। मोटर स्किल्स कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला होता है फाइन मोटर स्किल्स, और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, बड़ा। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है? जैसे कि लिखना, जैसे कि लिखना, ठीक, सुई डालना, लिखना, सुई डालना, ये भी पढ़ा है, जो पढ़ा है वो जान रहा है। तो लिखना, सुई डालना, पेंटिंग करना, कंकड़ चुनना चावल में से, ये सब फाइन मोटर स्किल्स है। और दौड़ना, बैडमिंटन खेलना, बॉल फेंकना, सब ये है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड है? रनिंग ये ग्रॉस है, काट दीजिए। वॉकिंग ग्रॉस है, और जंपिंग या ग्रॉस है। स्क्रिबलिंग, घसीट कर लिखना, यह एक फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी आंसर। चलिए ठीक है। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की खाली जगह संस्था के रूप में खाली जगह की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अब समझो, अब समझो इसको। फिल्म और विज्ञापन से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलता है। अच्छा, कोई फिल्म हम देख रहे हैं तो उससे जेंडर उपयुक्त, जैसे आप लोग एक फिल्म था दंगल, तो दंगल में क्या दिखाया? दंगल में दिखाया, मूवी में दंगल में आमिर खान के, कि हम मारी छोरी छोरों से कम है का, मतलब कि जो हमारी लड़की है, जो हमारी बहनें हैं, जैसे कि आप लोग जितनी भी बहनें देख रही हैं इस वीडियो को, तो क्या आप लोग छोरों से कम है, लड़कों से कम है कि आपसे सीटेट नहीं निकलेगा? तो फिल्म में तो ऐसा शो किया जाता है कि नहीं, दोनों बराबर है। तो ऐसा शो करना समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में काम करता है? यानी कि फिल्म दिखलाना समाजीकरण की कौन सी संस्था है? तो देखो, फिल्म मीडिया है, तो जो मीडिया है वो सेकेंडरी संस्था है। तो मीडिया यहाँ भी मीडिया है, लेकिन प्राइमरी, तो प्राइमरी तो परिवार है, इसको काट दो। स्कूल तो होगा नहीं, स्कूल होगा नहीं। तो मीडिया और सेकेंडरी जो होगा, यही आंसर सही होगा। फिल्म मीडिया के तौर पर दिखाया जा रहा है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम स्पीड में आज रहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है, और थोड़ा हमको भी दिक्कत होता है, और आपको तो दिक्कत होता ही है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस कर लिया जाए, और जितना हो सके हार्ड कॉपी जो प्रैक्टिस का बुक है उसको करो। यूट्यूब पर थोड़ा कम टाइम दो, ठीक है, कुछ कुछ देख लिए, और कम टाइम में भी, उसी कम टाइम में मेरा जरूर शेयर कर दो और देख लो। हम अच्छा सलाह देंगे, आपका सीटेट पास होना चाहिए, मेरा चैनल चले या मत चले। समावेशी शिक्षक किन विद्यार्थी के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? गिफ्टेड, या ऑटिज्म, या लर्निंग डिसऑर्डर अधिगम विकार वाले, या इंटेलेक्चुअल चैलेंज मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण वाले? देखिए, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम, वही क्लासरूम जिसको हम सीटेट का गर्लफ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटेट की गर्लफ्रेंड, जीएफ। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा किसको कहा गया? जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी इंक्लूड हो। तो उसमें गिफ्टेड भी होगा, उसमें स्वालियन भी बच्चा बैठेगा, उसमें लर्निंग डिसऑर्डर वाला भी बच्चा बैठेगा, उसमें इंटेलिजेंट बच्चा भी बैठेगा। तो 1 2 3 4 सब हो जाएगा, क्योंकि समावेशी का मतलब ही यही होता है। समझ के बाद 6 नंबर। आप आंसर को कमेंट नहीं कर रहे हो, अब हम खाली आंसर बता रहे हैं, ये तो गलत बात है।
ये तो गलत बात है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, बताइए। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन हाँ एनपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। चलिए चलिए, उपयुक्त इमारती ढांचा, वन ऑन वन टीचर एंड ट्यूटर, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, अनिवार्य विषय शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधा। देखिए आप समझो यहाँ पास क्या मामला है, यही पास आप लोग गलती करते हो। जो सीटेट फर्स्ट बार दे रहा है वो इस सवाल में जो फर्स्ट टाइम का सीटेट और मेरे चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया है, 100% इस सवाल को वो गलत कर देगा, 100%। हाँ कमेंट कर लो, कमेंट कर लो, है हिम्मत तो कर लो। देखो हम बता रहे हैं, एनईपी 2020 ने किसको बढ़ावा नहीं दिया है, ठीक, किसके संबंध में, दिव्यांग छात्रों के संबंध में। तो देखो उपयुक्त इमारती ढांचा एनईपी में कहा गया है कि जो जो सीढ़ी बनेगा छत का वो ऐसे स्लोप बनेगा ताकि जो हैंडीकैप बच्चे वो चढ़ जाएंगे, मतलब कि इमारती ढांचा बेसिकली उनको मिलेगा। तो ये है, सवाल पूछा गया नहीं में, तो जो है वो नहीं है, इसलिए ये गलत है। कंपलसरी एजुकेशन तो देना ही है क्योंकि सबको देना है, आरटीई के तहत सबको देना है कंपलसरी एजुकेशन। और तकनीकी सुविधाएं तो देना ही पड़ेगा, सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन देना ही पड़ेगा। सही आंसर क्या है, वन ऑन वन टीचर एंड ट्यूटर, एक एक और एक टीचर एंड ट्यूटर, यानी कि किसी भी बच्चे को 1 to 1 टीचर नहीं देना है। यानी कि मान लिया कि एक बच्चा जो फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, हैंडीकैप है, लेकिन उसको स्पेशल एजुकेशन, उसको स्पेशल ट्रीट करवाना कि तुम स्पेशल हो, नहीं, बल्कि सभी बच्चों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देकर के उसको सिखाना है। 1 to 1 नहीं सिखाना है, बल्कि सभी बच्चों के साथ, सभी के बीच में ही उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना, ये ऐसा उसको फील नहीं हो कि उसके ऊपर मर्सी किया जा रहा है। तो यहाँ पर गलत आंसर यही होगा, 1 to 1, और नहीं पूछा गया था इसीलिए गलत होगा। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा, बताइए। मिडिल चाइल्डहुड पीरियड में कौन होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, मिडिल चाइल्डहुड। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, या एक बच्चा जो संभावित कारणों को परिकल्पना और कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है, मिडिल चाइल्डहुड। या एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल, और देखो ये नहीं होगा। अब बाकी ए बी सी में आप लोग कमेंट करो, एबीसी में कमेंट करो। ये भी हम बता चुके हैं पहले प्रैक्टिस में, फर्स्ट प्रैक्टिस में हम जो बता चुके हैं नहीं बताएंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। हाँ, आपको अच्छा लगे या खराब लगे। विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? देखो यही जो है ना, बचना नहीं, यही साइकोलॉजिकल तौर पर आपको अरेस्ट करता है। और उसके बाद इसी बचना नहीं ही के वजह से ये सारा निगेटिव वर्ड है, इसके वजह से आपका सीटेट में सीडीपी में सवाल का ऑप्शन गलत टिक लग जाता है और जो मार्क्स है वो कम आता है, ठीक है। अब बस एक खाली इतना ही करो कि व्यू कर करके आगे बढ़ जाओ। अरे सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो, हम कहाँ पैसा मांग रहे हैं आपसे। तो इसमें क्या पूछा है सवाल, विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? कौन सा पॉलिसी से बचना चाहिए, स्ट्रैटेजी से बचना चाहिए? कंसेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्रण से बचना चाहिए, डिस्कवरी लर्निंग खोज अधिगम से, या सहज अनुमान से बचना चाहिए, या निष्क्रिय नकल से? देखो पैसिव इमिटेशन से बचना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर सवाल यही था कि जब विद्यार्थी के लर्निंग को सुसाध्य कर रहे हैं, इजी बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो शिक्षक को किससे बचना चाहिए? तो शिक्षक को बचना चाहिए नकल से, पैसिव इमिटेशन से, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो बाकी पॉजिटिव ऑप्शन है। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल, बताइए। डीकंटेक्चुअलाइजेशन, गैर संदर्भीकरण, एलिबरेशन या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, या रोट मेमोराइजेशन, रट कर याद करना। तो बोला पूर्ण अधिगम को सुसाध करने हेतु सूचना प्रसंस्करण करने में कौन सा तत्व सहायक है? अच्छा सहायक है, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम को, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है। देखो सवाल जो है ना वो पॉजिटिव है, तो ऑप्शन पहले निगेटिव अब काटो। रटना निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिए। गैर संदर्भीकरण ये भी निगेटिव है, संदर्भ से रिलेटेड अब पढ़ाना है, यानी कि जो कंटेक्चुअल, यानी कि जो टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। इलेबरेशन, विस्तारण,
या स्टिमुलस उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध? चलिए, ये दोनों में से क्या होगा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध या फिर, चलिए सही आंसर सी होगा, एलिब्रेशन से बचना है। चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन, सीटेट का सबसे डेंजर चीज असर्शन रीजन, जबकि हमारे चैनल से अगर आप पढ़ रहे हो तो सीटेट का सबसे इजी चीज असर्शन रीजन, क्योंकि हम ऑप्शन देखे बिना ही बता देंगे मामला क्या है। पहले असर्शन पढ़िए। शिक्षार्थी को निर्णय लेने में विद्यार्थी को शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थी को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कथन स्टेटमेंट सही है, ठीक, ये ऐसा होना चाहिए, भागीदारी बच्चों का होना चाहिए। इसका रीजन दिया गया, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे हस्तांतरित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे हस्तांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बीच में बुक भी आती है और कई तरह के अधिगम टीएलएम भी आते हैं, तो ये गलत है। तो ए, अब ऑप्शन में क्या है? ए एंड आर ट्रू and A is the correct explanation of R. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false. यही सही होगा, ठीक है, C. नेक्स्ट, विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, या जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर बहुत परे हैं। विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? नए ज्ञान के निर्माण का किसे? पहले से ही माना गया है उसको, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, अस्पष्ट और अप्रासंगिक को कभी नहीं, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञान को भी नहीं, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, ज्ञान का आधार इसको भी नहीं बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, एकदम इजिली बनेगा, इजिली। चलिए, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, या डूइंग करके, सब करके बच्चा सभी तरह से सीखता है। डी आंसर इज राइट, एकदम इजी था। इसको कहा जाता है लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा वर्ड क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है कि या फिर उल्टा कर देता है, कहलाती है। देखिए, पढ़ने में कोई भी विकार होगा ना, पढ़ने में कोई भी विकार होगा तो कहलाएगा डिसलेक्सिया। तो यहीं पर लगा दीजिए डिसलेक्सिया, बस पढ़ने जहां आएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, टाइम बर्बाद नहीं करना है। अपने बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। बिंदु कोई लड़की है, किसी भी परियोजना पर, किसी भी प्लानिंग पर कार्य करने के लिए, है ना। बिंदु इंटरेस्टेड टू डू प्रोजेक्ट्स ऑन हर ऑन, अपने से कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए उत्साहित रहती है या मौलिक एवं अभिसारी संसाधनों समाधानों को खोज कर लाती है। यह गुण किसकी ओर संकेत करता है? यह गुण किसकी ओर संकेत करता है, बताइए। खुद से करना चाहती है। देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा से प्रेरित नहीं है, क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा से प्रेरित तब रहती जब बिंदु एक चॉकलेट के लालच से प्रोजेक्ट करती। कॉग्निटिव डिले संज्ञानात्मक विलंबता से भी नहीं है, ठीक है। और क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से या ईगो सेंट्रिज्म से। देखो, ईगो सेंट्रिज्म से बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। स्वकेंद्रीयता नहीं, स्वकेंद्रीयता होता, लेकिन जब बिंदु अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है, यहाँ पर सवाल, ये जो स्टेटमेंट आ गया ना, अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है, इसमें सृजनात्मकता हो गया। यहां तक ठीक था ईगो सेंट्रिज्म, कहा कि बच्चा ईगो सेंट्रिज्म है कि हम ही करेंगे ऐसा, लेकिन यहां पर आ गया कि अभिसारी समाधान। तो ये जो हो गया ना, ये जो लाइन आ गया, उसकी वजह से हो जाएगा क्रिएटिविटी। अरे बहुत, जो सीडीपी जो है ना, सबकी बस की बात नहीं है, बुक पढ़ने से कभी सीडीपी नहीं आएगा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? अच्छा, कोई बच्चे को देखने में तकलीफ है, ठीक है, आंशिक दृष्टि है ना, हाँ, पार्शियली साइटेड है, मतलब आधा आधा देख पाता है, तो उसके लिए कौन सा अधिगम टीएलएम आप यूज कीजिएगा? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तक, या फिर आयामी मानचित्र और चार्ट, या छोटे प्रिंट वाले कागज पत्रक, या सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित कर। देखो, सबसे पहले छोटा तो काट दीजिए, हो गया। तो जहां जहां थर्ड है वहां वहां काटिए, यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है। आंसर हो गया बी, 1 2 और 4।
आ गया ना, ये ट्रिक हुआ, ये क्या हो गया, ट्रिक। सबसे पहले जो नहीं है काट दिया तो ऑप्शन बन गया। ऐसे एग्जाम में टाइम बचेगा। आप लोग क्या करते हो, सही आंसर खोजते हो। अरे सही आंसर नहीं, दिमाग लगाओ। सीटेट पास होने से मतलब है, कैसे पास हुए इससे कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं पूछेगा आपके मेरिट को। आप पास हो गए बस इतना ही लोग जानता है। लाख मेहनत कीजिए, नहीं पास हुए तो कोई नहीं पूछने वाला है। और पास हो गए तो अच्छा है। जिन पिताजी के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उनके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता। अब ये भी नहीं बताएंगे हम, अब इसका भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जिन पिताजी हम पढ़ाए हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो मूर्त तो होगा नहीं, ठीक। अब बताओ अमूर्त होगा या पूर्व परंपरागत होगा, या फिर हाँ या पूर्व संक्रियात्मक होगा। बताइए इसका आंसर, बता दीजिए 16 का आंसर। आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव अगेस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतिकावाद, मैचुरेशन नहीं होगा, रेनफोर्समेंट नहीं, टीचर उसको छड़ी से ना पीट रही है ना चॉकलेट दे रही है। सही आंसर हो जाएगा जेडपीडी। क्योंकि आनव जो है एक ऐसे जोन में है जहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जैसे ही टीचर सॉल्व मदद करती है तो कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले बार आपका सीटेट में 89 आया था, अब हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो अब जोन तक तो पहुंच गए थे, खाली 1 नंबर चाहिए था, अब हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो बस 1 नंबर वाला जो है इसके अंदर आ जाएगा 89 के अंदर, और बन जाएगा आपका 90 मार्क्स। समझ गए बात। तो जेड पीडी हम कर दें आपके लिए। ले इसके अनुसार अधिगम क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दौरा की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रक्रिया का संबंध की प्रक्रिया। देखो भाई, ज्ञान की प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए, अभ्यास से दोहराव की प्रक्रिया नहीं होगी, और उद्दीपन प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। सही आंसर होगा ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। बाग इसकी साहब कहते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिक देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता। अच्छा, सबसे पहले अंक काटो और फिर क्या काटो, मुख्य श्रवण काटो। अब आ जाओ, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है और अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित है। ये भी नहीं, व्यवहारवाद का नहीं, यहाँ पर सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, लॉरेंस कॉलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण पर होता है। अच्छा बताइए, प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथागत या उत्तर प्रथागत। आंसर दीजिए आप लोग। लॉरेंस कॉलबर्ग अभी तुरंत पढ़ाया गया 3-4 दिन पहले। आंसर दीजिए, लॉरेंस कॉलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत। कब बच्चा सजा से डर से बचने के लिए ऐसा करता है, बताओ। चलिए 21, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, हम जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको नहीं बताएंगे। और नहीं अगर आ रहा है तो कमेंट कर दो, फिर से पढ़ाएंगे लॉरेंस कॉलबर्ग। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। चलिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, वह लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, प्री कन्वेंशनल, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, अमूर्त संक्रात्मक। ये अपने से कीजिए आप लोग, करो। दोनों नहीं बताएंगे, लॉरेंस कोलबर्ग से दोनों चीज था। प्रगतिशील शिक्षा, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अपने से करो दोनों कमेंट। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, या पाठ्यचर्या मानकीकृत हो। देखो मानकीकृत काटो, पूरी तय काटो, सीखने का एकमात्र साधन नहीं है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ए। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसके सिद्धांत में, भाषा। देखो बहुत बारीक है। पहले तो वैगोस्की और जीन पियाजे दोनों अगर दिया हुआ है तो कंफ्यूजन होगा। पहले तो हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोलबर्ग काट दो। देखो अगर कभी भी बोलेगा कि भाषा आगे बाद में संज्ञान, वैगोस्की होगा। अगर बोलेगा पहले संज्ञान बाद में भाषा, तो जीन पियाजे होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है समझो, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास बच्चों की भाषा को ग्रोथ नहीं करती है, बल्कि बोल रहा है कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, यानी कि पहले भाषा। सही आंसर हो जाएगा वैगोस्की। अगर यही संज्ञान आगे आ जाता तो जीन पियाजे। आंसर हो गया ए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास कर और दंड से बचकर, या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। वाइगोस्की के द्वारा, वाइगोस्की मतलब कि ले वाइगोस्की, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं।
हाँ बताओ। हम्म, उद्दीपन प्रतिक्रिया इसमें नहीं होगा, पुरस्कार के लिए दंड और इसके लिए भी नहीं। पनिशमेंट ओबीडियंस इसमें नहीं आता है, कोलबर्ग में आता है, ठीक है। अब प्रतियोगिता तो वाइगोस्की कभी नहीं बोलते, बोलते हैं कि बातचीत कीजिए सीखिए, तो बच्चा बातचीत से सीखता है, खास करके भाषा। चलिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और है। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, या संलग्न व संदर्भित? देखो, मानकीकृत तो हम हमेशा बोले कि काट दिया करो, सीटेट में मानकीकृत निगेटिव है, बहुत डेंजर है। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, बच्चा केंद्रित होनी चाहिए। अब पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। और यहाँ पर सही आंसर है एंगेजिंग और कंटेक्चुअल, दोनों वर्ड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव। इतना आसानी से सीडीपी डील हुआ है कभी? पढ़ोगे बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ोगे, अरे हम जो बता रहे हैं टैग उससे पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा। और बाकी थ्योरी पढ़ो, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगस्की, स्कीनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, सब पढ़ो। और ये सब पढ़ने के लिए कहाँ जाओ? ये सब पढ़ने के लिए जाओ हमारे चैनल पर, सार एकेडमी के प्लेलिस्ट को देखो। अपने अपने स्टेट का नाम कमेंट जरूर करेंगे जहां जहां तक वीडियो पहुंच चुका है। और एक बात और शिकायत आप लोग से, देखते हो और स्किप कर देते हो, सब्सक्राइब करने में और स्टेट का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? स्टेट का नाम कमेंट करो, क्योंकि ये जो है चक्रव्यूह क्लास है, और चक्रव्यूह क्लास करने के बाद आपको सीडीपी में दिक्कत नहीं होगा। 300 क्वेश्चन चक्रव्यूह से पास। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थी को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थी के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप करा रही है, यानी कि बहुत सारा ई करा रही है, एक्टिविटी करा रही है। सहपाठी द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है और ग्रुप भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लेविगस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत, बीएफ स्किनर। सब काटो, वाइगस्की लगाओ। चलो आगे बढ़ो, ग्रुप हो गया ना। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? नॉट, ठीक है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत, या सहपाठियों संग साझा करना। इशारा संकेत भी पाठ है तो नहीं पूछा गया है, तो सब काट दो पॉजिटिव वाला। एक तो निगेटिव रटना, नॉट है निगेटिव, रटना भी निगेटिव, आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? फिर निगेटिव। और कौन सा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्य पर प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेघन और ठहराव, या प्रयोगात्मक? नहीं पूछा गया, नहीं नहीं। चलिए ये सही है तो नहीं हो जाएगा, सामूहिक सहयोगिता भी सही है। ड्रिल और रिकॉल नहीं है, क्योंकि ड्रिल एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव है निगेटिव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण करना, पुनर्वलन व याद करने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करने का मापदंड बताना। सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूरा निगेटिव है ये तीनों। चलिए लास्ट एंड लिस्ट, समावेश का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थी को उनके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष करना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, या भागीदारी और जुड़ाव को असमान अवसर देना। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना है, भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, और यहाँ देना लिखा हुआ है तो वो भी निगेटिव है। और अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा भी नहीं करना है, विद्यार्थी को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष करना, यानी कि इम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी। सही आंसर तो यही लग रहा है, ए होगा। ऐसा आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी कमेंट करो। तो ये था 30 क्वेश्चन, ए ही होगा, क्योंकि यहाँ तो जो ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये भी गलत है, और अनइक्वल अपॉर्चुनिटी ये भी गलत। हाँ, ए होगा सही आंसर, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में आपका कितना आया ये जरूर कमेंट करो। और ये जो चक्रव्यूह क्लास है डेली 8 बजे आएगा। आज लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम कहीं चले गए थे, तो आज लेट आया है, लेकिन डेली 8 बजे ही आएगा। तो 8 बजे तैयार रहिए चक्रव्यूह क्लास के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपोर्ट कर दो, मेहनत लगता है। और कम से कम एक टारगेट है 5 के पहुंचाने का, 5 के करवा दो, 5 के करवा दो, 5000 सब्सक्राइबर करवा दो, प्लीज प्लीज प्लीज, 5000 सब्सक्राइबर कर दो, सब्सक्राइब।